नमस्कार स्टूडेंट, कल अपन ने लेसन नंबर 5 पृष्ठीय रसायन के बारे में पढ़ा। आज अपन उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है अधिशोषण एवं अवशोषण। अधिशोषण एवं अवशोषण में परीक्षा में जो अंतर पूछा जाता है वो नंबर 1। इसमें एक पदार्थ अधिशोषक के पृष्ठ पर जमा होता है। पहला बिंदु है, इसमें एक पदार्थ अधिशोषक के पृष्ठ पर जमा होता है। अपन अवशोषण की बात करेंगे तो उसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में आंतरिक रूप से वितरित होता है। नंबर 2 में समझेंगे, यह पृष्ठीय घटना है और अवशोषण एक आंतरिक घटना है। नंबर 3, इसमें समझेंगे इसकी दर समान रहती है। इसका मतलब अधिशोषण की जो दर है प्रारंभ में और बाद में एक समान रहती है। इसमें अपन बात करें अधिशोषण अवशोषण में, इसमें दर पहले अधिक होती है और बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। एग्जाम्पल समझें, सिलिका जेल द्वारा जल का अधिशोषण। उसमें समझे अपन कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण। अपन ने अधिशोषण और अवशोषण में 3 अंतर अपन ने पढ़ लिए हैं। पहला अंतर अपन ने ये पढ़ा है, अधिशोषण में एक पदार्थ अधिशोषक के पृष्ठ पर जमा होता है। उसमें अपन पढ़ रहे हैं अवशोषण में, इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में एक समान रूप से वितरित होता है। यह एक पृष्ठीय घटना है। इसका मतलब ये घटना पृष्ठ पर होती है और वो घटना आंतरिक है। इसका मतलब वो आंतरिक रूप से होती है। इसकी जो दर है, दर समान रहती है। उसमें जो दर होती है अवशोषण में पहले अधिक होती है और बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है। एग्जाम्पल, सिलिका जेल द्वारा जल का अधिशोषण। अवशोषण का एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण। इस प्रकार अपन ने अधिशोषण और अवशोषण में 3 अंतर पढ़े हैं और ये तुलनात्मक रूप से परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। दूसरा बिंदु अपन समझ लें, भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण। भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण, इनको भी अपन तुलनात्मक रूप में समझेंगे। यदि अपन को एक कोई सा भी अधिशोषण याद हो जाता है तो दूसरा तुलनात्मक रूप से अतिशीघ्र याद हो जाएगा। पहले अपन समझेंगे परिभाषा। इसमें अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य
वांडर वाल्स आबंध होता है, वांडर वाल्स आबंध होता है, उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। पुनः समझे, इसमें अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य वांडर वाल्स को अपन भौतिक आबंध भी बोलते हैं। वांडर वाल्स आबंध होता है। अब अपन रासायनिक की बात करें, इसमें अधिशोष्य एवं अधिशोषक के बीच रासायनिक आबंध होता है। कौन सा आबंध होता है? रासायनिक आबंध होता है। दूसरे अपन बात करेंगे प्रकृति की। प्रकृति, भौतिक आबंध की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, विशिष्ट नहीं होती है, और रासायनिक आबंध की प्रकृति विशिष्ट होती है। अब अपन ये समझ लें विशिष्टता का मतलब क्या है। विशिष्टता का मतलब है कोई भी अधिशोष्य किसी भी अधिशोषक की सतह पर जमा हो जाता है। इसका मतलब यह है अब उसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। कोई भी अपन अधिशोषक की बात करें, कोई भी अधिशोषक की सतह पर जमा हो जाता है। तीसरा बिंदु अपन बात करें उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय प्रकृति होती है। उत्क्रमणीय प्रकृति का मतलब है अधिशोषक और अधिशोषित के बीच में आबंध बन जाता है और टूट जाता है। इसका मतलब है अधिशोषी पदार्थ अधिशोषक की सतह पर जमा भी हो जाता है और दूर भी हो जाता है। रासायनिक में अपन बात करेंगे, इसकी प्रकृति उत्क्रमणीय नहीं होती है। इसका मतलब अनुत्क्रमणीय प्रकृति होती है। अर्थात एक बार अधिशोषी पदार्थ अधिशोषक की सतह पर जमा हो जाता है तो पुनः उस सतह से दूर नहीं होता है, क्योंकि रासायनिक आबंध का निर्माण हो जाता है। बात करें आगे अपन अधिशोषण उष्मा। अधिशोषण उष्मा की यदि अपन बात करें तो भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल उष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल उष्मा का उत्सर्जन होता है, और रासायनिक में होता है 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल उष्मा का उत्सर्जन होता है। आगे अपन बात करें, यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भौतिक अधिशोषण की दर कम हो जाती है, दर कम हो जाती है। टेम्परेचर यदि अपन बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण की दर कम हो जाती है और रासायनिक अधिशोषण की दर बढ़ जाती है। आगे अपन बात करें, परत की बात करें, जब भौतिक अधिशोषण होता है तो बहु अणु परत बनती है और उसमें एकल आणविक परत बनती है रासायनिक अधिशोषण में। अब अपन पुनः समझ रहे हैं दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। परिभाषा समझ लें, इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य वांडर वाल्स आबंध होता है, उसमें रासायनिक आबंध होता है। इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, उसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। अधिशोषण उष्मा का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, उष्मा 80 से 240। इसमें कह सकते हैं उष्मा का मान कम, उष्मा का मान अधिक। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अधिशोषण की दर कम होगी, उष्मा अधिशोषण की दर बढ़ेगी। परत, इसमें बहुआण्विक परत बनती है, उसमें एकल आणविक परत बनती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, अपन ने भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण के कुछ अपन ने महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े हैं और दोनों
रूप में पढ़े हैं, जो अक्सर परीक्षा में तुलनात्मक रूप में ही पूछे जाते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं शोषण। शोषण शोषण का मतलब ये होता है अधिशोषण, अधिशोषण एवं अवशोषण। अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो तो उसे शोषण कहते हैं। शोषण कहते हैं। पुनः समझ रहे हैं, अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं, दोनों प्रक्रियाएं यदि साथ साथ संपन्न हो तो उस क्रिया को बोलते हैं अपन शोषण। शोषण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करें, हाइड्रोजन गैस और चारकोल की बात करें, इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो पहले तो होगा भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण इसका मतलब पहले हाइड्रोजन गैस चारकोल की सतह पर जमा हो जाएगी। पहले हाइड्रोजन गैस चारकोल की सतह पर जमा होगी, इसका मतलब पहले भौतिक अधिशोषण होगा और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस आंतरिक रूप में अंदर समान रूप से चली जाती है, समान रूप से वितरित हो जाती है। तो इसका मतलब बाद में रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण होता है। इसका मतलब पहले भौतिक अधिशोषण होगा और बाद में रासायनिक अधिशोषण होगा और दोनों प्रक्रियाएं ही साथ साथ संपन्न होती हैं। इसका मतलब पहले अधिशोषण होगा और बाद में अवशोषण होगा, क्योंकि इन दोनों अपन इसे कह सकते हैं भौतिक अधिशोषण के बाद में अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा। ये पहले तो वो सतह पर जमा होगी, इसको कह सकते हैं भौतिक अधिशोषण, और बाद में वो हाइड्रोजन गैस है चारकोल की सतह में अंदर प्रवेश कर जाएगी, इसे कह देंगे अपन अवशोषण। अतः शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिशोषण भी हो और अवशोषण भी हो, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है। अगला बिंदु अपन पढ़ रहे हैं अधिशोषण की ऊष्मा गतिक संभावना। ऊष्मा गतिक संभावना, तो ऊष्मा गतिक संभाव्य बोल सकते हैं इसे, या संभावना बोल सकते हैं। अब अधिशोषण प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, अपन ये समझ रहे हैं जब अधिशोषण होता है, अधिशोषण होता है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसका मतलब है जब अधिशोषण होता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो डेल एच का मान नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है एंथैल्पी परिवर्तन का मान नेगेटिव होगा। जब अधिशोषण होगा गैस का, अधिशोषण होने पर डेल एस का मान नेगेटिव आएगा। डेल एस का मान नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि जब गैस अधिशोषित होती है तो उसका विचलन नहीं होता है, और विचलन नहीं होता है तो एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक का मतलब होता है कम होना। इसके बाद में अपन ये समझ रहे हैं गिब्स हेल्म वोल्टाज समीकरण। गिब्स हेल्म वोल्टाज समीकरण की बात करें तो ये समीकरण होती है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस।
ये समीकरण होता है। इसमें अपन ये समझ रहे हैं अभिक्रिया स्वतः प्रक्रम में तब होगी, स्वतः प्रक्रम में तब होती है जब डेल जी का मान नेगेटिव हो, अर्थात जब अभिक्रिया आगे की ओर होती है। स्वतः प्रक्रम का मतलब होता है अग्र दिशा में होती है। कब? जब डेल जी का मान नेगेटिव हो। तो ये प्रक्रिया अपन को तब संभव है जब डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस हो। इसका मतलब अपन ये समझ रहे हैं डेल एच का मान टी डेल एस से अधिक हो, उस समय अभिक्रिया स्वतः प्रक्रम में होगी। तो अपन इस बिंदु में ये समझने जा रहे हैं कोई भी अधिशोषण है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। डेल एच का मान नेगेटिव होता है और डेल एच का मान नेगेटिव होने पर डेल एच का मान भी नेगेटिव होगा और जिससे अभिक्रिया अग्र दिशा में होती है। अतः अधिशोषण प्रक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होने के कारण अभिक्रिया अग्र दिशा में होती है। धन्यवाद। आगे अपन नेक्स्ट बिंदु पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।